हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइल्स की मास्टर क्लास सीरीज के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आइल्स की क्लासेस ऑन द डेली बेसिस। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ आइल्स के रिगार्डिंग कुछ इनपुट देते रहे, ताकि जो लोग घर से तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी बिना किसी पैसे के अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकें और अपना फॉरेन जाने के सपने को पूरा कर सकें। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आइल्स का टास्क वन कैसे हम लिख सकते हैं लाइन ग्राफ का, वो बताने जा रहा हूं। आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि आपको एक साइड दिख रहा है लाइन ग्राफ, जो हम आज अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको समझेंगे और लाइन बाय लाइन इसको लिख के भी देखेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपका सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको कह रही है, द लाइन ग्राफ बिलो शोज चेंजेस इन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ फास्ट फूड कंज्यूम्ड बाय ऑस्ट्रेलियन टीनेजर फ्रॉम 1975 टू 2000। अगर अब आप अपने ग्राफ को थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे आपको तीन तरह के फास्ट फूड गिवन है। पहला पिज्जा है, जो ब्लू लाइन से इंडिकेट हो रहा है। दूसरा फिश और चिप्स है, जो रेड लाइन से इंडिकेट हो रहा है। और तीसरा है आपका हैमबर्गर, जो आपका ग्रीन लाइन से इंडिकेट हो रहा है। अब सबसे पहला काम हमारा, आपको पता ही है क्या है, पैराफ्रेजिंग करना है। अगर आपको नहीं पता है कि पैराफ्रेजिंग क्या होता है, पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं, तो आइल्स की मास्टर क्लास सीरीज के अंदर जाके आप आइल्स की वो क्लास देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने कंप्लीट राइटिंग टास्क वन के बारे में डिटेल में बताया है। तो जल्दी से इसकी पैराफ्रेजिंग क्या बनेगी वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ताकि आप भी इसको यूज कर सके। अब देखिए, इसके अंदर वो कह रहा है द लाइन ग्राफ, तो लाइन ग्राफ को तो मैं सेम ही रहने दूंगा। आगे कहता है शोज चेंजेस इन द अमाउंट, तो यहां पे मैं कर दूंगा कंपेयर्स, क्योंकि देखिए वो कंपैरिजन शो कर रहा है, इसलिए मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं कंपेयर्स। यही वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम में। अब क्या कंपेयर कर रहा है वो, वेरिएशंस इन द फास्ट फूड, या आप यहां पे वर्ड यूज कर सकते हैं जंक फूड। अब वेरिएशंस भी कितनों में है, तीन फास्ट फूड में है, तो आप इसको और क्लियरली बता सकते हैं, द लाइन ग्राफ कंपेयर्स वेरिएशन इन द कंजप्शन ऑफ थ्री डिफरेंट फास्ट फूड या जंक फूड बाय जुवेनाइल्स, वर्ड आप यूज कर सकते हैं टीनेजर्स की जगह पे, बाय जुवेनाइल्स इन ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 1975 एंड 2000। अब देखिए यहां पे मैंने फ्रॉम और टू जो मेरा था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है बिटवीन और एंड के पेयर से। ये एक सबसे स्मूथ तरीका है। आपको कुछ भी, अगर आपको फ्रॉम और टू की कंडीशन दिखती है, आप सिंपल जाके उसको बिटवीन और एंड के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी पैराफ्रेजिंग कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे अगर आप एक लाइन ऐड करना चाहते हैं कि कैलिब्रेशन डाटा की किसमें हुई है, तो आप लिख सकते हैं द डाटा इज calibrated in number of times eaten per year। और इसके साथ आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से मूव करते हैं बीपी वन बॉडी पैराग्राफ वन की तरफ। अब बॉडी पैराग्राफ वन को शुरू करते हुए आप एक बड़ी ही सिंपल लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आफ्टर अ क्विक एनालिसिस इट इज क्लियर। और यहाँ पे वर्ड क्लियर की बजाय आप विविड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज क्लियर दैट, इट इज विविड दैट। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये क्लियर करना होगा कि आप अपने ग्राफ के अंदर किस चीज के बारे में सबसे पहले बताना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ को स्टडी करते हैं,
यहां पे आप नोटिस करेंगे कि जो आपका हैमबर्गर है और जो आपका पिज्जा है, उसकी कंजप्शन जैसे टाइम बढ़ रहा है वो इंक्रीज हो रही है, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। तो लाइन ग्राफ में हम बहुत कॉमनली इन वर्ड्स को यूज करते हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड, फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड। ये सारी बातें हम कॉन्टिन्यूसली डिस्कस करते रहेंगे, बट अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि उसने किस तरीके से बात करी है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि पिज्जा और हैमबर्गर दोनों का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इट इज क्लियर दैट इन 1975, कि अगर हम 1975 की बात करते हैं, अब पिज्जा कितना कंज्यूम हो रहा है अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो पिज्जा कंज्यूम हो रहा है ऑलमोस्ट 5 होगा ये, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हैम बर्गर की, तो हैम बर्गर का जो नंबर होगा वो ऑलमोस्ट अगर आप देखते हैं तो ये 10 के अराउंड होगा, ठीक है। तो हम यहीं पे ये लिखेंगे, इट इज क्लियर इन 1975 पिज्जा was consumed 5 times annually। अभी एनुअली वर्ड का इस्तेमाल किया है पर ईयर की जगह पे, ठीक है। बट द नंबर ऑफ hamburger was twice in comparison to it। अब हम क्या बता रहे हैं कि जो हैमबर्गर का नंबर है वो इससे लगभग डबल है, वो इसके बिल्कुल ट्वाइस है। तो यहाँ पे आपने एक शुरुआत कर दी है जहां पे आपने पिज्जा के बारे में बताया है और हैमबर्गर के बारे में बताया, और दोनों को आपने कंपेयर भी कर दिया है उनका डाटा बताने के साथ साथ। अब देखिए वो ट्रेंड क्या फॉलो कर रहे हैं। अब दोनों ही एक इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द नोटिसेबल पॉइंट। अब नोटिसेबल पॉइंट ये गौर करने वाली बात है, तो इसलिए हमने लिखा है द नोटिसेबल पॉइंट इज दैट बोथ ऑफ दीज फास्ट फूड आइटम्स विटनेस्ड एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। अगर हम दोनों की ही बात करते हैं कि दोनों ने ही एक इंक्रीजिंग ट्रेंड को फॉलो किया है, एंड इन 1995, अगर आप बात करते हो 1995 की, देयर कंजप्शन was 185 for hamburger and pizza respectively, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी बात आती है कि उन्होंने 1995 तक एक इंक्रीजिंग ट्रेंड शो किया और उनका नंबर इतना हो गया था। यहाँ पे अगर आप एक और चीज पे नोट करते हैं, तो मैं सारा ग्राफ अपना पास्ट में लिख रहा हूं, क्योंकि सारा ही डाटा मुझे 1975 से 2000 के बीच में गिवन था। अब आगे चलते हैं, एंड में अगर आप देखते हैं तो एंड के अंदर आपका बड़ा ही सिंपल काम हो रहा है। एंड में दोनों का ही डाटा स्टेबल हो गया है, तो हम कह सकते हैं फॉर लास्ट 5 years, लास्ट के 5 साल की अगर हम बात करते हैं, द डाटा remained unchanged for both the food items। दोनों ही फूड आइटम्स के लिए जो हमारा डाटा है वो क्या हो गया है, अनचेंज हो गया है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप नोट करते हैं तो हमने पिज्जा और हैमबर्गर दोनों का कंप्लीट डाटा समझा दिया है। अब हम बात करते हैं अपना फिश एंड चिप्स की, और उसके लिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, हमारा बॉडी पैराग्राफ। पैराग्राफ 2 की अगर हम बात करते हैं तो हम एक बड़ा सिंपल फ्रेज यूज कर सकते हैं, मूविंग फर्दर।
ये मूविंग फर्दर का फ्रेज आप यूज कर सकते हैं जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फिश एंड चिप्स की, तो इसका डाटा इनिशियली 100 के अराउंड था, और वो एक फ्लक्चुएशन शो कर रहा है। तो आप यहां पे कह भी सकते हैं कि एक ये फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड शो कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मूविंग फर्दर इन 1975 fish and chips were eaten 100 times in a year. However, its demand went down and showed some fluctuations till 1985। अब देखिए 1985 तक इसकी डिमांड ने क्या किया, कुछ फ्लक्चुएशन शो करी और नीचे भी चला गया। आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद तो अगर हम विटनेस करते हैं, आफ्टर दैट a decreasing trend was observed in its preference, and finally in 2000 it was eaten merely 40 times per year। ठीक है, तो यहां पे हम अपना बॉडी पैराग्राफ 2 भी एंड कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने फिश एंड चिप्स के बारे में उसका ट्रेंड्स बताए हैं, उसका डाटा बताया है। लास्ट पैराग्राफ आपका आता है ओवरऑल का। ओवरऑल इट इज क्लियर दैट, या आप यहाँ पे सिंपल भी यूज कर सकते हैं, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट यंगस्टर्स, अगर आपको ध्यान है तो ये ऑस्ट्रेलिया के टीनेजर्स का है, तो आप उनके लिए यंगस्टर्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी सीन दैट यंगस्टर्स inclination towards pizza and hamburger increased while it plummeted for fish and chips। तो इस तरीके से आपके चारों पैराग्राफ कंप्लीट हो जाते हैं, और यहाँ पे आपका टास्क 1 कंप्लीटली अटेम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो लाइन ग्राफ में मेजरली हम ट्रेंड्स के बारे में ज्यादा बता रहे थे, तो ट्रेंड्स के बारे में हमने ज्यादा डिटेल्स के बारे में डिस्कस करी है। कल की क्लास हमारी होगी पाई चार्ट के ऊपर। तो कल को मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।